जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी के दोस्त बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब बांग्लादेश ने भारत से तुरंत शेख हसीना को उनके हवाले करने की मांग की है और इसी बीच बांग्लादेशी पीएम यूनुस का बड़ा बयान सामने आया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, हमारी तरफ देखा तो दिक्कत होगी, अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन पर चीन की खुली धमकी। और साथ में आपको बताएंगे, रूस यूक्रेन जारी युद्ध के बीच फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदेगा यूक्रेन, इसकी भरपाई रूसी पैसों से करने की तैयारी। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हसीना को जुलाई विद्रोह का दोषी माना है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल शेख हसीना भारत में मौजूद है। इसी के बाद अब बांग्लादेश की सरकार इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। बांग्लादेशी मीडिया प्रथम आलोक के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त हसीना का वो ऑडियो भी जारी किया जो बांग्लादेश में खूब वायरल हुआ था। इस ऑडियो में हसीना पुलिस प्रमुख से लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कह रही है। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। कोर्ट ने साफ कहा कि जुलाई वाले विद्रोह में जितने लोग मारे गए उसकी जिम्मेदार शेख हसीना ही है। अदालत ने वो सारे सबूत भी सबके सामने रखे जो अभियोजन पक्ष ने पेश किए थे। आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ पूरा 458 पन्नों का फैसला सुनाया है। फैसले में यह भी लिखा है कि जनवरी 2024 के बाद से हसीना तानाशाही की तरफ बढ़ रही थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को दबा दिया था और जब इसके खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे, विरोध किया, तो हसीना सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी। बता दें कि सिर्फ हसीना को फांसी की सजा नहीं मिली है, बल्कि इनके अलावा उसके समय के गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसका नाम असदुज्जमान खान है। और बाकी तीसरे आरोपी पूर्व आईपीजे अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं शेख हसीना को मिली फांसी की सजा पर अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की अदालतों ने बिल्कुल साफ और खुलकर अपनी बात रखी है और यही आवाज अब पूरे देश में और बाहर भी सुनाई दे रही है। यूनुस ने कहा कि इस फैसले से यह साबित तो होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 2024 के जुलाई अगस्त के दौरान हुए संघर्ष में बुरी तरह प्रभावित हुए थे और जो अब भी दर्द और मुश्किलों में जी रहे हैं। ये फैसला उनके लिए इंसाफ लेकर आया है। ढाका में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमारा लोकतंत्र कई सालों से दबा हुआ था और अब हम उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक युवाओं और बच्चों की आवाज को दबाया गया, जिसका सीधा असर सरकार और जनता के रिश्तों पर पड़ा। इससे बांग्लादेशियों की गरिमा, उनकी सहनशीलता और इंसाफ पर भरोसा भी कमजोर हुआ। यूनुस ने अपने बयान में उन 1400 लोगों की मौत का भी जिक्र किया जो इन घटनाओं में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश दुनिया की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। बदलाव के लिए आगे आने वाले छात्र और आम नागरिक इस बात को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसी दिन के लिए अपनी जान दी थी। यूनुस ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में बांग्लादेश हर चुनौती का सामना कर पाएगा, बशर्ते कि हम कानून, मानवाधिकार और इंसाफ के रास्ते पर चलते रहें। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत से मांग की है कि शेख हसीना को उनके हवाले किया जाए। सरकार ने भारत से यह जिम्मेदारी निभाने की मांग की है। आपको याद दिला दें कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत थी, तब शेख हसीना और भारत के पीएम मोदी के बीच काफी अच्छी दोस्ती और मजबूत रिश्ते देखे गए थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया का गठबंधन चीन को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है तो चीन का इस गठबंधन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। ये चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने
परमाणु पनडुब्बियां बनाने का समझौता किया। अमेरिकी नेवी के एडमिरल डेरिल कार्डल ने कहा कि ये परमाणु पनडुब्बियां चीन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बयान दिया। निंग ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस मुद्दे को संभालकर संभालेंगे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में चीनी राजदूत दाई बिंग ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन को सिर्फ उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के उद्देश्य में ही काम करना चाहिए, इसे चीन को रोकने के लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर गठबंधन का मकसद बदलता है तो चीन का रुख भी बदल जाएगा। दरअसल मामला यह है कि अमेरिकी नेवी के एडमिरल कार्डल ने दक्षिण कोरियाई मीडिया से कहा कि ये पनडुब्बियां चीन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण कोरिया को इन पनडुब्बियों का उपयोग सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर काम करना चाहिए। इससे दक्षिण कोरिया की नौसेना सिर्फ क्षेत्रीय नौसेना नहीं रहेगी बल्कि वैश्विक क्षमता वाली बन जाएगी। दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बियां बनाने का समझौता किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने इन अटैक सबमरीन के निर्माण को मंजूरी दी है, साथ ही फ्यूल सप्लाई में सहयोग करने के लिए सहमति दी है। यह समझौता उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु गतिविधियों के बीच आया है। उत्तर कोरिया रूस की मदद से अपने परमाणु पनडुब्बी तैयार कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया खुद परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकता, इसलिए परमाणु पनडुब्बियां इसका विकल्प है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूक्रेन ने फ्रांस के साथ अगले 10 साल में 100 राफेल लड़ाकू विमान लेने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ओलोदिमीर जेलेंस्की फ्रांस दौरे पर है। उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन से बातचीत की। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही ज़पोरिज़िया में जमीनी बरत बना ली है। राफेल जेट से यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत बनाएंगे। मैक्रोन ने कहा कि यह सौदा सिर्फ जेट तक सीमित नहीं है, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, बम और ड्रोन भी शामिल है। ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक से नहीं बेचे जाएंगे, इन्हें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेनी सेना को फिर से खड़े होने के लिए 100 राफेल जेट से जरूरी है। दरअसल लेटर ऑफ इंटेंट एक राजनीतिक समझौता है जो खरीद की इच्छा जाहिर करता है। वास्तविक खरीदार बाद में होगी। इस खरीद को यूरोप में जमा रूस के पैसे और संपत्तियों से फंड करने की प्लानिंग है। हालांकि इस योजना को अभी तक यूरोपियन यूनियन EU ने मंजूरी नहीं दी है। जेलेंस्की ने डसाल्ट सहित फ्रांसीसी हथियार कंपनियों के साथ बैठक भी की। राफेल जेट्स को उड़ाने के लिए पायलटों को लंबे और कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा। फ्रांस से पहले ही मिराज जेट्स और एस्टर 30 मिसाइलें देने का वादा कर चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन लगभग 30 देशों का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस के साथ शांति समझौते के बाद यूक्रेन या उसके पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सेना और सैन्य संसाधन भेज सके। इसका मकसद है कि यूक्रेन को लंबे समय तक सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके, साथ ही उसकी सेना भविष्य में किसी भी रूसी हमले को रोक सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।